तो केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने कैथोड और एनोड के बारे में अभी तक नहीं देखा, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है कि कहाँ पर कैथोड पॉजिटिव होगा, कहाँ पर कैथोड नेगेटिव होगा, कहाँ पर एनोड पॉजिटिव होगा, कहाँ पर एनोड नेगेटिव होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव होंगी, जो पूरा गेम है इनका नेगेटिव और पॉजिटिव होने का, इसके बारे में भी हम अभी अच्छी तरह से अपने डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो कॉमन डाउट है ये काफ़ी सारे बच्चों को होता है। तो अगर आप अभी से इस डाउट को क्लियर करके चलेंगे तो हायर क्लासेस में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा आपका नॉलेज रहेगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ कनेक्टेड है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा है। हमने यहाँ पर फिगर जो बनाया है, डायग्राम जो हमने यहाँ पर बनाया है, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बनाया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी वाटर है। तो यहाँ पर आपको सबसे आसान टॉपिक, तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका पहचानने का कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहाँ पर क्या चीज़ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको पहचानने का तरीका आप समझिए कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। तो जो पॉजिटिव द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो वहाँ पर कैथोड होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। ये जो वायर है ये आप देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर कैथोड। तो ये हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि ये कैथोड है। यहाँ पर आपको अगर कोई पूछे कि यहाँ पर बताइए कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, तो इसको हम बोलेंगे कैथोड। और साथ में द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एनोड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड। तो ये एनोड हो गया। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डायग्राम से समझ रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट्स वाई वी कॉल दिस इलेक्ट्रोड एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, while the negative terminal of the battery is connected to the negative electrode, so we call it a cathode and it is negatively charged. So this is the scenario of a electrolytic cell or a electrochemical cell. Whereas in galvanic cell में क्या होता है कि कैथोड जो है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है केमिकल एनर्जी गैल्वेनिक सेल में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अभी हमने देखा, यहाँ पर क्या होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से आपने समझा कि कहाँ पर कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और कहाँ पर कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज होगा। हालांकि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कैथोड का एक जो सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वहाँ पर रिडक्शन होता है। कैथोड इज़ अ साइट ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए कि कैथोड इज़ अ साइट ऑफ रिडक्शन irrespective of सेल टाइप। तो चाहे किसी भी तरह का सेल हो, यानी किसी भी तरह का सेल का टाइप हो, यानी चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर गैल्वेनिक सेल हो, किसी भी तरह का सेल हो, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। कैथोड एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइट ऑफ रिडक्शन इसे कहा जाता है, यानी यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होती है
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपने समझा कि कहाँ पर हम कैथोड और एनोड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर चलेंगे। इसके बाद हम बहुत ही अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस जानेंगे कि ये क्या प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका यूजेस देखेंगे, किस वजह से किया जाता है उसका रीज़न देखेंगे और एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल जो है उसको डिपॉजिट किया जाता है, या फिर आप कह दीजिए, या फिर आप ऐसा समझिए कि एक अगर हमने मेटल लिया उसके ऊपर दूसरे मेटल का हमने कोटिंग कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम इस प्रोसेस को करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच अ लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अनदर मेटल। तो अ लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अनदर मेटल। तो किसी भी मेटल के ऊपर हम दूसरी लेयर, मेटल की दूसरी लेयर को जब हम डिपॉजिट करते हैं, उसकी कोटिंग करवाते हैं विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मेटल्स तो दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो कुछ मेटल्स जिनको हम इलेक्ट्रोप्लेट कराते हैं या फिर इस प्रोसेस में यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं उन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रोमियम हो गया, टिन, जिंक एंड कॉपर। तो इन सब एग्जांपल्स को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है वेयर अ लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अनदर मेटल। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मेटल्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर गोल्ड, सिल्वर, टिन, जिंक, कॉपर एंड क्रोमियम। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स दैट आर यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी यूजफुल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। इसको किस लिए किया जाता है उसके रीजंस हम देखेंगे। तो द डिपॉजिटेड मेटल हैज़ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़। तो जो भी मेटल हम डिपॉजिट करवाते हैं उसमें हमारी इच्छा अनुसार जो भी हम चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई वॉच बनाई। अब वॉच जो हमने आयरन की बनाई, लेकिन आयरन जो है तो एयर के कांटेक्ट में और वाटर और मॉइस्चर एयर में जो भी प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे उस पर रस्टिंग होने लगेगी। तो उसके ऊपर हमने अगर एक गोल्ड का जो है वो कोटिंग करवा दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वे, जो गोल्ड का हमने कोटिंग करवा दिया, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो वॉच है जो हमने आयरन की बनाई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगी रस्टिंग से। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, और इसे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत लंबे, बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है, बहुत ही लार्ज स्केल पर इसका यूज किया जाता है। द डिपॉजिटेड मेटल हैज़ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, और जिस भी मेटल को हमने डिपॉजिट करना है उसकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हमको मिल जाएंगी। मान लीजिए हमको क्रोमियम का जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को पाना है, तो हम क्रोमियम को डिपॉजिट करेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं दूसरे मेटल के ऊपर वो प्रॉपर्टीज़ क्रोमियम की दिखने लगेंगी। क्रोमियम एक बहुत ही कॉस्टली मेटल है और उसकी शाइनी अपीयरेंस की वजह से उसको यूज में किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके रीज़न क्या है, क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों हम करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है टू प्रोटेक्ट द मेटल ऑब्जेक्ट बाय कोटिंग डिफरेंट मेटल। तो मेटल ऑब्जेक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो मेटल ऑब्जेक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम दूसरे मेटल का हम उस पर एक कोटिंग कर दें, उस पर लेप लगा दें एक तरह से। तो इस तरह से हम पहला जो मेटल है हमारा, जो फाउंडिंग मेटल है, जो पहला मेटल है जो हम पहले से यूज कर रहे थे, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आयरन के ऊपर हमने जिंक का एक कोटिंग लगवा दिया, तो इस तरह से आयरन जो है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा रस्टिंग पे। टू प्रोटेक्ट मेटल फॉर कोरोजन, तो कोरोजन एक जैसा प्रोसेस है कि जिसमें मेटल्स जो है वो कोरोड हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें रस्टिंग लगने लगती है, तो उस वजह से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके बाद टू मेक आइटम्स
कॉस्ट इफ़िशिएंट। तो जब भी हमें आइटम्स जो भी हम सामान है उसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है और साथ में उसको हम ऐसा लुक देना है जो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लुक हो, काफ़ी अच्छा लुक हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रोमियम एक कॉस्टली मेटल है उसका यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको एक वॉच बनानी है, तो वॉच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक चीप मेटल का यूज करेंगे जो मार्केट में हमें आसानी से मिल जाए और काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहे। तो ऑब्जेक्ट चीपर मेटल्स, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो चीप मेटल का यूज करके हम बना लेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक हमें शाइनी अपीयरेंस चाहिए तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, क्रोमियम की परत लगा देंगे या फिर क्रोमियम की हम उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो उससे क्या होगा, शाइनी अपीयरेंस, तो वहाँ पर एक शाइनी अपीयरेंस जो है हमें मिलेगा। तो इस तरह से आपने समझा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस वजह से की जाती है। अब इसके बाद हम एप्लीकेशंस देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। बहुत ही शानदार एप्लीकेशंस हम देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम एप्लीकेशन देखेंगे और उन्हें ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हम अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशंस देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि ज्वेलरी मेकर्स टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर और गोल्ड आइटम्स। तो ज्वेलरी मेकर्स जो है वो जो ज्वेलरी का काम करते हैं, जो सुनार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूज्ड बाय ज्वेलरी मेकर्स टू इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड सिल्वर ऑन चीपर आइटम्स। मान लीजिए आपको कुछ भी ऐसा आइटम चाहिए जो दिखने में अच्छा हो, लगे कि वो सोने चांदी का बना हुआ है, लेकिन आइटम वो आपका चीप हो, यानी बहुत ही सस्ता हो। तो आप क्या करेंगे, आप सुनार के पास जाएंगे, ज्वेलरी मेकर के पास जाएंगे, ज्वेलर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप इसके ऊपर गोल्ड का या फिर आप सिल्वर का इसके ऊपर आप कोटिंग कर दीजिए। तो वो प्रोसेस जो यूज करते हैं, तो इस तरह से इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है ताकि जो चीपर आइटम है उसको एक अच्छा सा लुक दे सके, हम उसको शाइनी अपीयरेंस दे सके। तो यूज्ड बाय ज्वेलरी मेकर्स टू इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड और सिल्वर ऑन चीपर आइटम्स। तो सस्ते आइटम्स को हमें शाइनी अपीयरेंस देना है तो हम इस तरह से इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं निकेल। निकेल क्या है कि ये यूज किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में। जो भी मेडिकल आइटम्स हैं, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा निकेल का यूज किया जाता है। निकेल इज़ यूज्ड टू मेक मेडिकल इक्विपमेंट। तो निकेल क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। तो अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा हमारी बॉडी के साथ तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के साथ आने के कारण जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेगा। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ निकेल विथ ह्यूमन बॉडी, कोटिंग ऑफ प्लेटिनम और गोल्ड इज़ डन ओवर निकेल। तो हमें निकेल को बचाना है अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आने से। तो अगर हमारी बॉडी में निकेल अगर कांटेक्ट में आएगा तो उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है हमें ऊपर दिखाई देगा, हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हम क्या करते हैं जनरली कि हम गोल्ड का या फिर प्लेटिनम का जो कोटिंग है वो निकेल के ऊपर हम कर देते हैं। अगर हम गोल्ड और प्लेटिनम का जो कोटिंग है निकेल के ऊपर कर देंगे तो जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है, अगर वो हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा भी तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो निकेल जो है वो कांटेक्ट में हमारी बॉडी से नहीं आएगा, उसकी जगह पर गोल्ड या फिर प्लेटिनम हमारी बॉडी से कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरह से उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हम उससे बच जाएंगे। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इसके बाद जो है तो आप देखिए कि क्रोमियम की जो प्लेटिंग है काफ़ी सारी व्हीकल्स में, जैसे कि गाड़ियों में, बाइक में आपने देखा होगा कि शाइनी अपीयरेंस देने के लिए क्रोमियम का यूज किया जाता है। आयरन या फिर सिल्वर, आयरन के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि जो है तो शाइनी अपीयरेंस मिले। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन एंड यूज्ड फॉर व्हीकल पार्ट्स, बाथ फिटिंग्स। जो भी बाथरूम वगैरह के, जो भी टॉयलेट वगैरह के जो भी फिटिंग्स है, यानी जो भी वहाँ पर आपको नल वगैरह में जो भी चीज़ें दिखेंगी, शाइनी अपीयरेंस दिखेगा, तो किसकी वजह से होगा, वो क्रोमियम की प्लेटिंग की वजह से होगा। वो क्रोमियम की प्लेटिंग की वजह से वहाँ पर शाइनी अपीयरेंस आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपने थर्ड एप्लीकेशन देख लिया कि शाइनी अपीयरेंस देने के लिए वहाँ पर हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं
और इस तरह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पर जो भी कैन वगैरह थे उनके ऊपर जो है तो वो टिन की कोटिंग की जाती थी। और वो किससे बने रहते थे कैन, यानी जो भी डिब्बे रहते थे आयरन के, वो जो आपने देखे होंगे पहले, तो वहाँ पर उसमें फूड आइटम्स को रखा जाता था। तो वो कैन जो हैं तो किससे बने रहते थे, वो आयरन के बने रहते थे। अगर उसके ऊपर टिन की जो कोटिंग है वो नहीं रहेगी तो क्या होगा कि आयरन जो है तो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ जाएगा फूड आइटम्स के कांटेक्ट में। और जब फूड आइटम्स आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि फूड जो है वो काफ़ी सारा ख़राब हो सकता है। क्यों ख़राब हो सकता है? क्योंकि फूड आइटम्स में बच्चों क्या है कि कई तरह के एसिड पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी अचार वगैरह है या फिर ऑयल वगैरह है तो किससे रिएक्ट कर सकता है, आयरन से। और आयरन से रिएक्ट करेगा तो वो फूड आइटम ख़राब हो जाएंगे और वो पॉइज़न एक तरह से बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टिन की कोटिंग कर देते हैं उन आयरन के कैंस में। आयरन कैंस आर कोटेड विथ टिन। आयरन के जो कैंस हैं उनके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए फूड आइटम से, और इस तरह से हमारा फूड आइटम जो है वो पॉइजन होने से बच जाए। तो टिन कैंस आर यूज्ड टू स्टोर फूड अर्लियर मेड ऑफ आयरन कोटेड विथ टिन। तो आयरन के जो कैंस हैं उनके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती थी और ये काफ़ी सारे मात्रा में की जाती थी और ये पहले के टाइम पर यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है। तो टिन कोटिंग किस वजह से की जाती है? क्योंकि टिन कोटिंग क्या करता है, टिन की जो कोटिंग है, जो परत उसके ऊपर लगाई जाती है आयरन के कैन के ऊपर, तो क्या करती है, वो कोरोजन को रेजिस्ट करती है। वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, वो कोरोड होने से बचाती है। और जो हमारा फूड आइटम है डज नॉट पॉइजन्स द फूड आइटम। और जो टिन की कोटिंग है वो क्या करती है कि फूड आइटम को पॉइजन होने से बचा देती है। तो इस तरह से आपने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा। अब हम कुछ और एप्लीकेशंस यहाँ पर देखते हैं और धीरे धीरे हम चैप्टर को फिर एंड करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक हम लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि आयरन को हम यूज करते हैं ब्रिज वगैरह बनाने में या फिर गाड़ियों में यूज करते हैं, क्योंकि आयरन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक बॉडी को एक अच्छा सा एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है। तो यहाँ पर आयरन को हम यूज करते हैं। लेकिन आयरन क्या होता है बच्चों की, कभी कभी क्या होता है कि अगर लंबे टाइम तक अगर खुले में ऐसे ही एटमॉस्फेयर में पड़ा रहेगा इन्वायरमेंट में, तो एयर और वाटर के संपर्क में आने में, कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि वो रस्टिंग होने लगेगी, वो धीरे धीरे कोरोड होने लगेगा। तो उससे बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए अ कोटिंग ऑफ जिंक इज़ डन ओवर आयरन। तो आयरन के ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं जिंक की। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक अच्छा सा, तो आयरन के ऊपर हम एक क्या कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे और इस तरह से क्या होगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम कोरोजन एंड रस्ट फॉर्मेशन। कोरोजन से और रस्ट के फॉर्मेशन से आयरन हमारा बच जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक एक है गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। तो जिंक की हम कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग जो है हम उसको डिपॉजिट करते हैं आयरन के ऊपर ताकि जो हमारा आयरन है वो कोरोजन से और रस्ट फॉर्मेशन से बच जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैल्वनाइजेशन बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि गैल्वनाइजेशन क्या होती है तो आपको कहना है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिंक की कोटिंग को हम किसके ऊपर करते हैं, आयरन के ऊपर, ताकि हमारा आयरन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो क्यों करते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। क्योंकि जिंक जो है वो क्या करता है, क्योंकि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस क्या करती है, क्योंकि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। किसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, जो ओरिजिनल मेटल है, जो पहले से हम जिसके ऊपर हमने कोटिंग किया है, तो उस मेटल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और इस वजह से गैल्वनाइजेशन प्रोसेस को किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म कैसा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेने हैं कि जो अलग अलग मेटल से बने,
यानी आपको दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। तो आपको सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो अलग अलग मेटल से बने होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। टेक 2 इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, और आपको ये मेक श्योर करना है कि वो दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मेटल्स से बने होने चाहिए, ये एक मस्ट कंडीशन है। मेटल्स ऑन विच कोटिंग इज डन, तो अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जिस भी मेटल पर आपको कोटिंग करनी है, मान लीजिए कि आपको कॉपर के मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करनी है। एक एग्जांपल से समझते चलते हैं। तो कॉपर मेटल है आपका और उसके ऊपर आपको जिंक की कोटिंग करनी है। तो जिस मेटल पर ऑन विच कोटिंग इज डन यूज्ड एज कैथोड, तो उसको हम किस तरह यूज करेंगे, कैथोड के रूप में यूज करेंगे। और मेटल टू बी डिपॉजिटेड, और जिस मेटल को हमको डिपॉजिट करना है तो उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, यूज्ड एज एनोड। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, एनोड के तरह यूज करेंगे। तो जिस मेटल के ऊपर हमको करवानी है कोटिंग, तो उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, कैथोड में। और जिसकी कोटिंग हमें करनी है तो उसको हम कहाँ पर करेंगे, एनोड की तरह यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसको हम किस तरह का बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे ऑफ द मेटल टू बी कोटेड। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम उस मेटल का बनाएंगे जिसको हमें कोट करना है। मान लीजिए कॉपर मेटल है, कॉपर का कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आइटम है आपकी, और उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करवानी है। तो जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो जिंक सल्फेट लेंगे। तो आपने यहाँ पर अच्छे से कंडीशन समझ ली। यहीं पर हमने लिखा है कि एग्जाम्पल, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर अ कॉपर ऑब्जेक्ट। कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें जिंक की कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट को हमें किस तरह यूज करना है, कैथोड की तरह यूज करना है। और यहाँ पर एनोड में हमें क्या यूज करना है, जिंक की कोटिंग को हमें एनोड के फॉर्म में यूज करना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमें जिंक सल्फेट का लेना है। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेड ऑफ जिंक सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मस्ट बी मेड ऑफ जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पर पैसेज देते हैं। तो नाउ वी पास द इलेक्ट्रिक करंट। तो विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइट में जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर जो हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है तो वो क्या होगा, वो अपने आप को डिसोशिएट करेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टूट जाएगा और उससे क्या मिलेगा हमें, वहाँ पर मिलेगा जिंक और यहाँ पर मिलेगा हमें सल्फेट। तो जिंक और सल्फेट हमें अलग अलग मात्रा में मिल जाएंगे, अलग अलग हमें मिल जाएंगे। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपने आप को डिसोशिएट कर देगा, अपने आप को तोड़ देगा, यानी स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक और सल्फेट हमें मिल गए और जिंक जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो कैथोड पर जाएगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहाँ पर जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर जिंक जो है वो चला जाएगा कैथोड के पास। तो इस तरह से जिंक का डिपोजिशन हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, यानी हमारे कॉपर के ऊपर, यूज्ड एज अ कैथोड। तो हमें किस मेटल के ऊपर हमें कोटिंग करवानी थी, हमें कॉपर के ऊपर करवानी थी। हमें कॉपर मेटल के ऊपर हमें किसकी कोटिंग चाहिए थी, जिंक की। तो यहाँ पर जिंक का डिपोजिशन हो गया कैथोड के ऊपर और हमने कैथोड किसका लिया था, हमने कैथोड लिया था कॉपर का। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस हो गई। द प्रोसेस टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ये कुछ टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाती है, फटाफट नहीं होती है। इसको होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर रिक्वायर होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करती है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो प्रोसेस जो है तो और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। और आपके किस पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो है
उस पर भी ये प्रोसेस डिपेंड करती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो हो सकता है वो फास्ट प्रोसेस हो जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट लें तो हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है तो वो स्लो हो, क्योंकि एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्प्लिटिंग जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, अपने आप को स्प्लिट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किस पर डिपेंड करती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये प्रोसेस डिपेंड करती है। कौन सी प्रोसेस? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और दोनों जो हैं तो अलग अलग मेटल्स के बने होने चाहिए। जिस मेटल पर आपको कोटिंग करनी है, मेटल ऑन विच कोटिंग इज टू बी डन यूज्ड एज अ कैथोड एंड मेटल टू बी डिपॉजिटेड। जिस मेटल को आपको डिपॉजिट करना है उसको हम कहाँ यूज करेंगे? यूज्ड एज एनोड। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उस मेटल का होना चाहिए जिस मेटल को हमको कोट करवाना है। यहाँ पर हमने कॉपर यहाँ पर हमको कॉपर के ऊपर जिंक की कोटिंग चाहिए, तो हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग को हम एनोड के फॉर्म में यूज करेंगे। और यहाँ पर कॉपर का जो ऑब्जेक्ट है यानी कॉपर का जो मेटल है उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, वहाँ पर हम कैथोड के ऊपर यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे जिंक सल्फेट का। यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ली। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट वो स्प्लिट करेगा और जिंक और सल्फेट अलग अलग हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड के पास, और इस तरह से यहाँ पर जिंक का डिपोजिशन हो जाएगा कैथोड के ऊपर यानी हमारे कॉपर के ऊपर। और जो हमें चाहिए था वहाँ पर वो डिज़ायर्ड प्रोसेस के, और जो हम चाहते थे वो हम यहाँ पर इसके डिपोजिशन से हमारी, और इस तरह से जिंक का डिपोजिशन कॉपर के ऊपर हो जाएगा। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस है इसमें कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये करंट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ के ऊपर। और साथ में ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर मिल गई होगी। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। यकीन मानिए इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कहीं पर करी है तो इस चैप्टर में हमने अभी तक मेहनत करी है। तो इस चैप्टर को जो बच्चे बहुत ज़्यादा टफ समझते थे, बहुत ज़्यादा एक तरह से बचते थे, इस चैप्टर को पढ़ने से थोड़ा सा बचते रहते थे, तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आप खुद भी पढ़ते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।